गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज बच्चों हम लोग लेक्चर 14 पे पहुंच चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब आज हम पढ़ने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। और मैंने आप लोगों को अभी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं रेजिस्टर्स के पढ़ा चुकी हूँ। सीरीज़ में लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, उसके थोड़े जो सर्किट्स हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लगाते हैं। मेन अभी तक आपको जो मैं इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में बता चुकी हूँ, दैट इज़ अगर सीरीज़ में लगे हुए हैं। सीरीज़ है मतलब कैसा होता है, एक के साथ एक ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, हम इनको बोलते हैं एक ही, मतलब एक ही रास्ता है करंट को जाने के लिए। तो द करंट इज सेम थ्रू दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हम कहते हैं सारे रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो इसके अपने अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से इसका पोटेंशियल यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा, बट यहाँ I इज़ सेम फॉर ऑल। ये सीरीज़ में याद रखना है। और हमारा आंसर आया था RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि हम कैपेसिटर में पढ़े थे 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो इस तरह से रेजिस्टर्स लगे होते हैं कि इसका एक एंड सारे रेजिस्टर्स का एक पॉइंट पे जुड़ा होता है, दूसरा एंड रेजिस्टर का दूसरी जगह पे जुड़ा होता है। यहाँ से हमने इसको वोल्टेज की सप्लाई दी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। हमेशा याद रखेंगे ये वोल्टेज दी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर V वोल्ट है यानी यहाँ पर V है और यहाँ 0 है, तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा दैट विल बी V, इस पॉइंट पर होगा 0। अब यहाँ से जो करंट जाता है, हमेशा मेरे बच्चों में आपको बार बार बोलती हूँ कि ये जो करंट जाता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है। ये आपने याद रखनी है बात। अब यहाँ पर जब करंट जाता है तो जैसे इसमें एक ही रास्ता था तो करंट वो सेम, यहाँ पे करंट सेम नहीं होता है, अलग अलग करंट अपने अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से अलाउ होता है पास होने के लिए, लेकिन इनके सभी एंड्स एक साथ लगे तो इन सब का जो पोटेंशियल है वो सेम होता है। इस वाले में क्या चीज़ है, V इज सेम। सीरीज में था तो करंट वॉज सेम, इसमें पोटेंशियल इज सेम। और 1/RP जो है दैट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 दिस। जबकि जब कैपेसिटर्स में CP पड़ा था तो दैट वॉज C1 प्लस C2 प्लस C3। वो अपने फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था। यहाँ हम ओम्स लॉ को यूज़ करते थे, इसको जब निकालते थे तो हमारे दिमाग में हमेशा जो फॉर्मूला ध्यान रखने वाला था दैट वॉज V/I इज इक्वल टू R. This is what we used to write, V is equal to IR. And here जो हम याद रखते थे that was the capacitance that is equal to Q/V, है ना। इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम ये निकालते थे वैल्यूज़। तो यहाँ पर R इज इक्वल टू IV। तो यहाँ देखिए इधर V के साथ कैसा डायरेक्ट है, यहाँ इन ऐसा लग रहा है कि इन्वर्स रिलेशन, तो इसी कारण से ये चेंज डिफरेंट आ रहे हैं आपके रिलेशन, बट ये फॉर्मूलाज आपको याद है। अब ये तो सिंपल कॉम्बिनेशन है। अब कई बार जो है एग्जाम में बड़े कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट्स आ जाते हैं, फिर हमने किरचॉफ्स लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया आपको। किरचॉफ्स लॉ में कहा कि अगर जितना करंट इस केस में आ रहा है उतना ही करंट उस जंक्शन को जाता है। एक जंक्शन लॉ पढ़ा था हमने ना, जंक्शन लॉ। तो जितने आते हैं और जितने जाते हैं, अगर ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5 है, यहाँ जितना भी करंट इसमें आ रहा था, और तो जो करंट आता है I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। और इसको और सिंपल में मैंने बताया था, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, जो करंट आता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और जो जाता है उसको नेगेटिव लेते हैं। तो ये सेम चीज़ आ गई, है ना। जो सम है जंक्शन पे जो करंट का सम आता है दैट इज ऑलवेज 0, इसको हम जंक्शन लॉ कहते हैं। और एक और किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL याद रख सकते हैं, KCL। फिर आपको मैंने बताया था KVL, दैट वाज अ वोल्टेज लॉ, जिसमें कि हम क्लोज लूप को लेते थे। तो क्लोज लूप में दो चीज़ें याद रखने को कहा था कि अगर आपके पास रेजिस्टर है, इसमें ये तो कहता था पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इन द क्लोज्ड लूप। कोई भी लूप है उसमें जो पोटेंशियल होता है दैट इज कमिंग अप टू बी 0। दो बातें इसमें बताई थी कि अगर ये आपका रेजिस्टर है तो आपको हमेशा याद रखना है करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये दिमाग में बिल्कुल बैठा के रखिए, करंट हमेशा ऐसे ही फ्लो होता है किसी भी सर्किट में। तो अगर हम ये करंट की डायरेक्शन और हमारे पाथ की डायरेक्शन सेम है तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू नेगेटिव IR। और अगर ये करंट की डायरेक्शन, पाथ की डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी हो गई,
है ना, पाथ इज दिस साइड, देन वी आर इज इक्वल टू प्लस आई आर। ये एक पॉइंट ये याद रखने को मैंने आपको बोला था। दूसरा बोला था सेल की बात, जब क्लोज लूप में आप सेल पे चलते हैं ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो, यानी जब भी हमारा पाथ जो है हाई से लो पोटेंशियल पे जा रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की जा रहा है, तो जो ईएमएफ की वैल्यू है दैट इज ईएमएफ जो होगा दैट विल बी माइनस ई। और जब भी हमारा पाथ नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ये वाला पाथ क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ईएमएफ प्लस ई होगा। ये रूल्स मैंने आपको पहले बताया जो कि आपको याद होने चाहिए बच्चे, है ना। अब इससे भी जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बन जाते हैं तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज हम स्पेशल पढ़ेंगे। ये जो है एक फिजिसिस्ट ही थे जिनका नाम ही व्हीटस्टोन था, उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट बोला कि अगर एक 5 रेजिस्टर्स, जब भी आपको 5 या 5 से ज़्यादा रेजिस्टर मिले किसी सर्किट में कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर के और आपको उनको सॉल्व करना पड़े, तो आप सबसे पहले दिमाग को ठंडा करिए कि आपको नहीं कुछ समझ आ रहा तो पक्का वो जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से होगा। तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर जैसे 5 रेजिस्टर एक पर्टिकुलर ऐसा ब्रिज के जैसे रखे हुए हैं, ऐसे देखिए काइट की तरह बना हुआ है, ऐसे उन्होंने रखा था, इसका नाम ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 था, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर ये 2 टर्मिनल्स इसके जो पॉइंट है इसके अक्रॉस वोल्टेज आप लगा रहे हैं और इधर भी एक ये 5 रेजिस्टर, इन्होंने ये जो ब्रिज बनाया था कि इन्होंने रेजिस्टर्स को इस ढंग से अरेंज किया हुआ था 4 रेजिस्टर्स को, कि उन्होंने कहा कि ये 5 दिख रहे हैं ना, पर इन्होंने क्या किए थे, 5 ही रेजिस्टर इसमें लगाने, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया था, ठीक है, और एक इधर की लगा दी थी। और क्या कहा कि जैसे ये 4 रेजिस्टर्स को इस ढंग से अरेंज किया हुआ है और उन्होंने कहा कि इससे कि हम एक रेजिस्टर की वैल्यू जो है, कोई भी एक रेजिस्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं 3 अगर हमें पता हो। तो इन्होंने पहले तो जैसे इधर ये यहाँ से सप्लाई दी हुई थी, तो जैसे इसकी 1 को ऑन किया तो करंट यहाँ से आई करंट यहाँ गया, I1 करंट इधर चला गया, I2 मान लीजिए इस तरफ चला गया किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ के हिसाब से, तो फिर ये आगे गया, फिर यहाँ से फिर 2 रास्ते थे। तो इन्होंने जो है केक को इस ढंग से एडजस्ट किया कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ यहाँ कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अभी मैंने क्या बताया था बच्चे कि करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर करंट नहीं फ्लो कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो दोनों पॉइंट्स कैसे है, सेम पोटेंशियल पे है। तो इन्होंने भी व्हीटस्टोन ब्रिज ने भी ऐसे ही किया था, कहा इधर से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ये जो आपके रेजिस्टर्स है ये जो ब्रिज है ये आपका बैलेंस्ड होगा और ये R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टर का एक ब्रिज के फॉर्म में, जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी एक रेजिस्टर की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमें 3 की वैल्यूज जो हैं वो पता हो। सो सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट देखते हैं। सो व्हाट वी हैव द व्हीटस्टोन ब्रिज, एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है, इन अ फॉर्म ऑफ ब्रिज यूज्ड टू मेजर 1 unknown resistor in term of 3 known resistors is known as Wheatstone bridge। शुरुआत मैंने बहुत जल्दी की क्योंकि वो सारी चीज़ें हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके थे। इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो ये है। अब इन्होंने क्या किया, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, प्रिंसिपल मैंने लिख दिया है इसको, इससे पहले आई शुड गो फॉर द कंस्ट्रक्शन। आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन क्या, देन विल डिस्कस द प्रिंसिपल। सो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन पार्ट। इसमें जो है 4 रेजिस्टर्स लिए हुए हैं, एक ब्रिज के फॉर्म पे अरेंज किए हैं और एक ईएमएफ इसमें कनेक्ट कर दिया है। तो देखो ये बिल्कुल काइट के शेप में, मान लीजिए ये एक रेजिस्टर हो गया, ये एक रेजिस्टर हो गया, ये एक रेजिस्टर हो गया, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये 4था रेजिस्टर हो गया, ठीक है। और मान लीजिए ये इसकी रेजिस्टेंस जो है दैट इज P, इसकी रेजिस्टेंस Q, इसकी रेजिस्टेंस R, इसकी रेजिस्टेंस S। और यहाँ पर इन्होंने एक गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया। गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन देता है, इंस्ट्रूमेंट है, अगर जरा भी करंट इसके थ्रू फ्लो होता है तो ये डिफ्लेक्ट होता है। और यहाँ पर एक की जो है वो लगी हुई है, दिस इज अ की लाइक दिस। और
इसको उठा के कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल सप्लाई के साथ। दिस इज द एक्सटर्नल सप्लाई, V वोल्टेज की सोर्स के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। सो दिस इज V वोल्ट, मीन्स ये पॉजिटिव पे कितना है V वोल्टेज, नेगेटिव पे कितना है 0। तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ वोल्टेज कितना है V, यहाँ वोल्टेज कितना है 0। अब ये पॉइंट मान लीजिए आप इसको नाम देते हैं A, इसको नाम दे दीजिए B, और ये एक पॉइंट है X, ये पॉइंट है एक Y। हमने इस तरह से इसको नामकरण कर दिया। ये पॉइंट है, इसका वोल्टेज हमें पता है कि ये इतना है, ठीक है। अब क्या किया इसी कंस्ट्रक्शन में PQRS, ठीक है। 4 रेजिस्टर्स arranged in a form of bridge, ठीक। एंड ये आपका सोर्स ऑफ EMF है, ये 2 पॉइंट्स के बीच में। सेकेंड, दिस E ले लेते, EMF की बात करते हम। E, अगर ये EMF इज इक्वल टू से V वोल्ट का है तब हम उधर वोल्टेज से EMF of the source connected between point A and B, right? This is what we have. Then G is a galvanometer. ये क्या करता है, शो दी प्रेजेंस ऑफ बहुत थोड़ा करंट भी होगा, करंट बाय डिफ्लेक्शन, ठीक है। गैल्वनोमीटर है कनेक्टेड बिटवीन X एंड Y, X और Y के बीच में आपका ये लगा हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच में गैल्वनोमीटर लगा हुआ है। अब इसमें से कोई भी एक रेजिस्टर जो है अननोन हो सकता है, और मान लीजिए आपका ये रेजिस्टर जो है अननोन है, S इज अननोन रेजिस्टर, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, ये अननोन है आपका। एंड दूसरे 4 जो है आउट, इसमें 4 रेजिस्टर में से ये अननोन है, और एक जो रेजिस्टर हम ले रहे हैं उसको इसको वेरिएबल, एक ऐसे एरो बनी होती है हमेशा, तो ये वेरिएबल है, R इज वेरिएबल रेजिस्टर, जैसे ऐसा इन्होंने किया था, वेरिएबल रेजिस्टर लिया था, वेरिएबल रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस कैन बी एडजस्टेड, है ना, ये रेजिस्टर था। तो अब क्या किया, जैसे इसको वोल्टेज को यहाँ पे इन्होंने की को क्लोज किया, इस की को क्लोज किया, तो गैल्वनोमीटर ने करंट की प्रेजेंस इसमें से बताई। मान लीजिए IG करंट इसमें से जा रहा था। अभी तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज की जो प्रूफ है इस वाले में, तो हम लेंगे गैल्वनोमीटर, इसको मैं एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगी कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। वो आपको थियोरी वाले पार्ट में नहीं लिखना, बट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। तो IG करंट, जैसे इसने प्रिंसिपल जब इसका है, जैसे इन्होंने इसको की को कनेक्ट किया तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इस इधर पर करंट जो है वो गैल्वनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, और इसके थ्रू करंट IG करंट जो इसके थ्रू पास हुआ। फिर इन्होंने क्या किया, ये जो रेजिस्टर है इसकी वैल्यू इस ढंग से एडजस्ट की कि ये गैल्वनोमीटर जो है वो कोई भी डिफ्लेक्शन जो है नहीं दे रहा था। तो इस स्टेज पे क्या हो जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, मतलब इस आर्म पे कोई करंट नहीं जा रहा। तो कब नहीं जाता है करंट बच्चों, जब इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तो ये नहीं जाएंगे। तो आपके दिमाग में है यहाँ 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या है जो आपने इधर से सप्लाई किया है, और इन दोनों का पॉइंट का क्या हो जाएगा, ये इन्होंने एजम्पशन ली हुई थी, तो ये वाले दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो फिर अगर ये इधर पे सेम है, देन हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आता है कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, राइट इट्स व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसका प्रिंसिपल लिखिए, और किरचॉफ लॉ को इस्तेमाल करते हुए इसके प्रिंसिपल को प्रूफ करिए। तो अब ये R वेरिएबल रेजिस्टर है, चलिए गैल्वनोमीटर हो गया, एवरीथिंग इज देयर, कंस्ट्रक्शन इज ओवर, नाउ कम टू द प्रिंसिपल।
तो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन की K is closed, galvanometer shows deflection indicating IG current flowing through it, through कौन सी वाली आर्म XY, इसके थ्रू जो है ये जा रहा था, बट on adjusting value of R in such a way that no current flow through arm XY as indicated by galvanometer. The bridge is said to be balanced. But on adjusting R in such a way that no current flow through arm XY implies that bridge is balanced and ratio of P and Q is equal to R and S. ऐसा ये इन्होंने बोला था, P upon Q is equal to R upon S. अगर ये ऐसे भी लिख सकते थे हम, P upon R is equal to Q by S, यानी ये रेशियो इस तरह से। तो यार हम कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं? बहुत सारे होते तो एक रेजिस्टर उठा के यहाँ डाल देते हैं। तो अब ये दोनों तरफ से चलेगा। अगर ये इसमें कहा था ये दोनों पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम है तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहलाता है? बैलेंस्ड कहलाता है। और अगर वो बैलेंस्ड है तो इनका रेशियो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। उल्टा कर दीजिए, अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस देन द ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। कोई करंट यहाँ नहीं जाएगा, तो कोई भी रेजिस्टर अगर इस आर्म पे होगा वो तो इनइफेक्टिव हो जाएगा। नाउ इसका प्रूफ करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द प्रूफ। बहुत सिंपल है, डरना नहीं होता, इसमें क्रिचॉफ का नाम लगा देते हैं। अब तो क्रिचॉफ लॉ में आप लोग एक्सपर्ट हो गए, पूरा मेरा एक वीडियो है उस पर क्रिचॉफ्स लॉ पे और घंटे का है। अब अगर आपको नहीं आया तो एक बार पहले ज़रूर जाके क्रिचॉफ्स लॉ को दोबारा से रिवाइज करिएगा एंड देन सी द प्रूफ कि क्या है इसमें। ठीक है, प्रूफ करने के लिए क्या कर दिया हमने, की को क्लोज किया है। व्हेन की K इज क्लोज्ड, इसको आप क्लोज करते हैं। ठीक है, तो करंट जो है वो फ्लो करता है इन डिफरेंट आर्म्स ऑफ द क्लोज्ड। करंट फ्लो इन डिफरेंट आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के सभी जगह जाएगा। अब देखें, आपको पहले ही बताया था मैंने कि आप कैसे डायरेक्शंस जो हैं वो लेते हैं। करंट की डायरेक्शंस जो हैं दैट व्हाट वी टेक, यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल, आपको क्या बताया था बच्चों मैंने, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकालिए, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लाइए। आई मान लीजिए करंट जा रहा है, तो यहाँ से गया तो इधर चला गया आपका I1, इधर चला गया आपका मान लीजिए I2। तो एक तो हो गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आगे गया यहाँ IG यहाँ चला गया है ना, तो I1 आया था उसमें से IG यहाँ चला गया, तो इधर कितना जाएगा I1 माइनस IG। फिर यहाँ से IG आया, यहाँ से आपका I2 आया, तो इस तरफ को कितना जाएगा
ये ऐसे ही जा रहा है ना करंट, यहाँ से ये डायरेक्शन है, तो इधर को कितना करंट जाएगा, इस तरफ से कितना आ रहा है, आई जी इज कमिंग, आई जी आपका आ रहा था यहाँ से, और इधर से क्या I2 आ रहा था, तो ये हो गया आपका आई जी प्लस I2। फिर यहाँ ये सब आके मिलेंगे, तो यहाँ इधर पर कौन कौन होगा, उधर से आया हमारा I1 माइनस आई जी, इधर से हमारा आया प्लस आई जी प्लस I2, है ना, इधर से आई जी प्लस I2 है, उधर से I1, ये आपका कट जाने वाला है। तो क्या आंसर है आपका I1 प्लस I2। एंड व्हाट इज I1 प्लस I2, ये I करंट आया था वही डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, दिस इज I। तो देखिए आ गया, हमेशा बेसिक रूल, जिस सेल से जितना करंट निकालते हैं उतना ही करंट वापस आता है, तो I करंट इज गोइंग टू कम हियर। इज इट क्लियर? तोड़ दिया उठा के, अब जरूरी नहीं, कई बार बच्चे इसको I1 करते हैं, इसको I माइनस I1 भी कर सकते थे, मैंने I1 I2 लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मर्जी है आप करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो रूल्स लगाने किरचॉफ्स के वो सही होने चाहिए। इज इट क्लियर? पहला कि सबसे पहले तो आप करंट को दिखाइए, जितना करंट आप सेल से निकालेंगे उतना करंट वापस भी आ जाना चाहिए। उसके बाद जब आपने जंक्शन पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आप कौन सा वाला लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन रूल जो है आपका, या KCL का किरचॉफ करंट लॉ जो है उसका इस्तेमाल करते हुए ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करें। एक बार फिर से देख लीजिए, ये पॉइंट था हमारा A, I करंट आया, इसको दो रास्ते मिले, मैंने एक को I1 दे दिया, एक को I2 दे दिया, आगे I1 गया, फिर दो रास्ते मिले, उसमें से हमने पहले ही बोल दिया था IG करंट इसमें जा रहा है मान लीजिए, तो अगर ये इसमें जा रहा है तो यहाँ बचा कितना, I1 माइनस IG, और यहाँ से IG नीचे को आया, यहाँ से I2 बेचारा आ रहा था, I2 और IG मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ I2 प्लस IG, फिर ये IG प्लस I2 इधर को है और I1 माइनस IG यहाँ, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं तो इनका सम होगा, ये सारा सम कर दिया, इसमें से IG कट गया, I1 प्लस I2, और हमें पता है I1 प्लस I2 इज नथिंग बट I, तो इसका मतलब I ही वापस यहाँ पर आया है। कोई डाउट है इसमें बच्चे? ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ये आपको अगर ये यहाँ समझने में गलती कर दी, हर बुक में अलग हो सकता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी में I1 यहाँ लिया और यहाँ क्या ले लिया, I2 की बजाय I माइनस I1 भी ले सकते हो, तो कोई गलत नहीं है, आपकी मर्जी, जैसी मर्जी लो, लूप सिलेक्शन भी आपकी मर्जी होगी, लूप में आप घूमोगे कैसे वो भी आपकी मर्जी होगी, आप क्लॉकवाइज घूमना चाहते हो, एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहते हो, या दो लूप्स हैं तो दोनों में एक ही डायरेक्शन में घूमना चाहते हो, या एक में अलग एक में अलग, वो एवरीथिंग इज योर चॉइस, दैट इज उसकी अपनी चॉइस के हिसाब से, लेकिन मूव करते वक्त आपको रूल्स याद रखने हैं किरचॉफ्स लॉ के, ठीक है। अब ये बात आ गई, अब इसको हम प्रूफ करना चाह रहे थे कि ये P/Q इज इक्वल टू R/S आता भी है कि नहीं आता है, तो हमने प्रूफ करना है। तो आपने क्या किया कि when key K is closed, current flow in different arms of the Wheatstone bridge, आपका ये हो गया। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ ऑन लूप, पहले एक लूप लेते हैं, ठीक है, कौन सा वाला लूप लेंगे, अब आप देखिए इसमें से नाम AXYA, अगर मैं ऐसे घूमती हूँ, मैं हमेशा ही क्लॉकवाइज घूमती हूँ ना, पर ऐसा पक्का नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, AXYA लूप, AXYA, इस लूप में अगर आप घूमे तो क्या होगा इस पर्टिकुलर लूप में। अब आप बाद में पेज पलटना पड़ेगा, आप पहले आप यहाँ से गए, आप ऐसे जा रहे थे, है ना, यही डायरेक्शन है आपके जाने की, करंट की डायरेक्शन भी वही है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया था कि अगर करंट की डायरेक्शन और हमारे जाने की डायरेक्शन सेम आए तो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, इट विल बी माइनस I1P, ठीक है। फिर उसके आगे हम गए, फिर हम भी इधर को आ रहे घूम के, IG भी नीचे को आ रहा है, अगर G इसकी रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर की तो दिस विल बी माइनस IG इंटू G, ठीक है। फिर हम आए, फिर हम इधर ऊपर को जा रहे हैं, करंट नीचे को आ रहा है ना, हमारी एरो इधर को जा रही है, अब ऑपोजिट हो गए, तो प्लस I2R प्लस I2R इज इक्वल टू 0, ये आपका किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, आपने पहले भी एक क्लोज फ्लो इन डिफरेंट
आर्म्स ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज एज पर जंक्शन लॉ, ठीक है, जंक्शन लॉ के हिसाब से आपने इसको किया अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ्स सेकेंड लॉ, आप जिसको कि लूप लॉ कहते हैं, उसके हिसाब से आपकी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट वी है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन फॉर लूप। अब चलो मैंने क्लॉकवाइज किया, दूसरे को मैं मान लो एंटी क्लॉकवाइज कर देती हूँ, ठीक है। हर बारी बोलती आती हूँ कि बदल दो बदल दो, बदलती मैं खुद नहीं हूँ ना, चलो इसमें मैं बदल देती हूँ। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नाम भी वैसे ही लिखना पड़ेगा, क्लोज लूप, हमेशा जो क्लोज लूप होना चाहिए, तो क्या नाम होगा, वाई बी एक्स वाई, वाई बी एक्स वाई, वाई से शुरू हुए वाई पे खत्म। अब वाई से अगर आप चल रहे हो बच्चे तो आपको कौन मिला, ये यहाँ पे करंट कितना है, आई जी प्लस आई टू, आप भी ऐसे जा रहे हो, करंट भी ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, आपकी माइनस हो जाएगी माइनस आई जी प्लस आई टू है, आई जी प्लस आई टू किसके थ्रू जा रहा है, एस के थ्रू जा रहा है, ये एस हो गया। फिर आगे बढ़े हम, फिर क्यू के पास गए, हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ही नीचे उगा रहे, नहीं, आई वन माइनस आई जी प्लस होगा, प्लस आई वन माइनस आई जी, यही करंट है ना, आई वन माइनस आई जी किसके थ्रू है, क्यू के थ्रू है, ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमारी डायरेक्शन ऑपोजिट है। फिर हम ऐसे अंदर को घुसे, हम भी ऐसे आ रहे हैं, आई जी भी ऐसे आ रहा है, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू 0, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज galvanometer shows no deflection, that for balanced Wheatstone bridge no current flow through the resistor के सॉरी थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट इज आई जी इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन 1 and 2 कैसे हो जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 1 and 2 विल बिकम, क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा माइनस आई वन पी प्लस आई टू आर is equal to 0, or this is I2R is equal to I1P, एक ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन कैसी हो जाएगी, माइनस 0 प्लस आई टू एस प्लस I1 माइनस 0 इंटू क्यू माइनस 0 इज इक्वल टू 0, आई जी को हमने सब जगह 0 ले लिया ना, तो ये क्या होगी मेरी, माइनस आई टू एस प्लस आई वन क्यू इज इक्वल टू 0, और आई कैन से आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू एस, दिस इज फोर्थ। अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करती तो आई वन बाई आई टू का रेशो आ सकता है, 1 को एक तरफ ले लेती हूँ, dividing 4/3, इधर कौन है, I1Q इज इक्वल टू I2S था, इसमें क्या I1P डिवाइडेड बाय I2R, I1 चला गया, I2 चला गया, सो दिस कैन बी रिटन एज P/Q इज इक्वल टू R बाई S, उल्टा हो जाए। और यही आपकी स्टेटमेंट में था कि अगर ये बैलेंस्ड है तो P/Q इज इक्वल टू R बाई S। दिस इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आते हैं हम इनके न्यूमेरिकल पार्ट पे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। डरना नहीं है सर्किट्स को देख के, बहुत आसान है। जब भी ज़्यादा आ गए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का
इस्तेमाल करना है। अब देखिए ये इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन एक्स एंड वाई, इसके और इसके बीच में निकालना है। ये इधर इतने सारे दे दिए, इसका नाम तो एक्स है, इसका नाम वाई है, ये 2 पॉइंट्स पे नहीं था, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी। अब मेरे पास 4 नाम हो गए, तो अब दिमाग में आ जाता है कि 4 है। तो एक तो आप एक्स वाई में उन्होंने कहा है निकालने के लिए, तो मैं इधर पे इस तरफ लिख दूंगी एक्स, इस तरफ लिख दूंगी मैं वाई, ये एक डॉट लगाया, ये एक डॉट लगाया, और ए एंड बी और थे तो मैंने उनको एक को लगाया इधर ए, एक को लगाया मैंने इधर बी। 4 पॉइंट्स हो गए। अब देखिए एक्स और ए के बीच में एक है रेजिस्टेंस है 15 ओम का, तो मैंने ये ड्रॉ किया 15 ओम्स, ये हो गया आपका, इसको टिक कर लिया। फिर ए और वाई के बीच में भी 15 का है, तो ये उठाया मैंने यहाँ से ऐसे और इसको दे दिया मैंने 15 ओम, ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद ए और बी के बीच में 40 का है, तो ये रखा मैंने यहाँ, ये हो गया मेरा 40 ओम, इसको भी टिक कर देते हैं। फिर एक्स और बी के बीच में 30 है, ये हो गया मेरा 30 ओम्स, यानी मैंने इसको भी देख लिया। फिर बी और वाई के बीच में भी 30 है, 30 ओम्स, राइट। क्या बन गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। आपसे पूछा हुआ है इसका रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कितना है, रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई पॉइंट कितना है। तो ये जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बना है, दिस इज एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द अबव सर्किट। तो यहाँ पे अगर आप देखो 15/30 इज इक्वल टू 15/30, 15/30 is equal to 15/30 is equal to 1/2. Therefore, this is a balanced Wheatstone bridge, and no current is flowing through A to B. Therefore, क्या कंक्लूजन होगा इसमें, therefore R equals to 40 ohms is ineffective, right? तो क्या हो जाएगा equivalent circuit, therefore equivalent circuit will be, क्या हो जाएगा, ये आपका X, ये 15 ओम, ये 15 ओम, ये 30, ये 30, ये आपका Y, ये सीरीज में लगे, ये भी सीरीज में लगा, इसका कोई काम ही नहीं है। सो दिस इज 15, दिस इज 15, दिस इज 30, दिस इज 30, तो कितना हो जाएगा, दिस वॉज A पॉइंट वॉज हियर, B पॉइंट वॉज हियर, है ना। सो इसमें जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स ए वाई, ये जो है कैसे है, सीरीज में है। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, आर एक्स ए वाई विल बी इक्वल टू 15 + 15 इज इक्वल टू 30 ओम्स, एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स बी वाई, ये कैसे है, ये भी सीरीज में है। सो आर एक्स बी वाई विल बी इक्वल टू 30 + 30 इज इक्वल टू 60 ओम्स, राइट। अब ये दोनों आपस में कैसे है लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए, आर एक्स ए वाई एंड आर एक्स बी वाई आर इन पैरेलल, therefore 1 upon the resistance across xy will be equal to 1 upon resistance across xay plus 1 upon r x by. So this is equal to 1 upon 30 plus 1 upon 60. कितना हो जाएगा बच्चे, LCM is 60, 2 plus 1, this is 3 upon 60 is equal to 1 upon 30. तो RXY will be equal to what?
1/RXY था ना, तो RXY के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है दैट इज 30 ohms. कोई डाउट? दिस इज व्हाट वी हैव. अब यहाँ पे दिया ए और बी के बीच में, आपको ए और बी या बीच में और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं. देखो एक ये पॉइंट है, इसका नाम नहीं किया इन्होंने, नामकरण नहीं किया इसका नामकरण नहीं किया, तो आप इसका नाम रख दीजिए x, इसका नाम रख दीजिए y. खत्म. और तो कोई है नहीं, क्योंकि अब अगर ये a इधर है, यहाँ कुछ नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो a. यहाँ भी कुछ नहीं है तो ये भी आपका a ही है ना. दिस पॉइंट इज ऑल्सो a. ये y है तो ये भी y है, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है. ये x है तो ये भी x है. ये b है तो ये भी b है, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है. आपने क्या करना है, 4 पॉइंट हो गए. आपको a और b के लिए पूछा है, आप चुपचाप इधर पर a लिखिए, इधर पर b लिखिए. जैसे इतने सारे आते तो एकदम से उठा के 99% चांसेस होते हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज है. एक का नाम x लिख दिया, एक का नाम y लिख दिया. अब चलते हैं. a से आप चले y पे, एक r मिला. a से y पे आपको ये r मिल गया. ये हो गया, इसको टिक कर दीजिए. फिर a से आप x पे गए, वहां पे भी एक r मिला, ये भी हो गया. फिर x से आप b को गए, वहां पे भी एक r मिला, ये भी हो गया. फिर b से आप y को गए, वहां पे भी एक मिल गया आपका, ये भी हो गया. फिर x और y के बीच में भी है. पता लग गया. आपसे क्या पूछा है, a और b के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालिए. सबकी वैल्यू क्या दी हुई है, r ohms, r ohm, r ohm, r ohm. वैल्यू भी दे सकते थे, अगर वैल्यू देते तब भी आपने रेशो लिखना था. सो आप अगर यहाँ पे रेशोज लिखें कि ax अपॉन ay रेजिस्टेंस अपॉन दिस xb अपॉन by कितना है, this is r upon r is equal to r upon r. So this 1 is equal to 1. So therefore this is resistance ratio of resistance of arms. This is the case of Wheatstone bridge. कैसा, केस ऑफ बैलेंस्ड है. और ये वाला जो आर है एंड रेजिस्टेंस, देयरफॉर रेजिस्टेंस इन आर्म, कौन सी वाली, XY इज इनइफेक्टिव. Therefore, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा आपका, हो जाएगा ये आपका A. आप ऐसे लेंगे, एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, चौथा रेजिस्टर, इसका नाम B. ये था हमारा X, ये था हमारा Y. इसके बीच वाले को हटा दिया, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R. सो अगेन वही चीज़, रेजिस्टर अक्रॉस AXB कैसा है, सीरीज में है. कितना हो जाएगा, R प्लस R इज इक्वल टू 2R. रेजिस्टेंस अक्रॉस AYB, ये भी सीरीज में है, तो दिस इज ऑल्सो R प्लस R इज इक्वल टू 2R. ये दोनों आपस में RAXB एंड RAYB are in parallel. Therefore resistance across AB point, अच्छा 1 upon है ना, 1 upon this parallel में 1 upon this will be equal to 1 upon RAXB के along कितना resistance है upon AYB के along कितना है. So this 1 upon RAB will be equal to 1 upon 2R प्लस 1 अपॉन 2R कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 अपॉन 2R. 2 से 2
कट गया इज इक्वल टू 1/r. सो आर ए बी जो है रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस विल बी इक्वल टू आर ओ. क्लियर? कितना सिंपल सी चीज़ है, आपको सिर्फ देख के ड्रॉ करने आना चाहिए बच्चे. और देखें, देखो अब यहाँ पे भी उठा के दे दिया. कितने रेजिस्टर दे दिए? 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 है. अब इसको भी देख लो जी. आप देखो, अब इसमें बोला है इन्होंने इस ये एमीटर कितनी रीडिंग देगा. अब आपको वोल्टेज पता है कितना है, आपको करंट इसके थ्रू आई करंट जा रहा है. पहले ये वोल्टेज लगाई हुई है, आई करंट इसमें जा रहा है, आपको बताना है मीटर में. दैट मीन्स आपको आई निकालना है ना. आई कितना, ये क्वेश्चन दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए ना, ये जो सर्किट बीच में बनाती है इसका रेजिस्टेंस कितना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो अगर आप इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, इस पॉइंट को देते हैं बी, तो आप ये चीज़ करोगे कि यहाँ पे जो सप्लाई है, द वोल्टेज इज हाउ मच, 10 वोल्ट है. रेजिस्टेंस जो है इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, तो दैट ये आपको पहले निकालना पड़ेगा. दैट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द पॉइंट ए बी. ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले. ये तो ठीक है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर ए बी हो जाएगा, लेकिन आर ए बी हमें पता नहीं है, तो आर ए बी हमें निकालना है. तो आप देखिए, ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट यहाँ भी कुछ नहीं है, ये भी ए है, ये इधर भी ए, ये भी ए है, क्योंकि इधर से इधर कोई रेजिस्टर नहीं है, इधर से इधर कोई रेजिस्टर नहीं, ये एंड सब ए है. उसी तरह अगर ये बी लेते हैं हम, तो ये भी बी है, ये भी बी है. अब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में, ए और बी के बीच में रेजिस्टर्स लगे हुए हैं. तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे पॉइंट लिखोगे ए और एक पॉइंट दोगे बी, और बाकी तो आपका वही है. इधर से आई करंट आपका फ्लो कर रहा है, यहाँ सप्लाई आपकी दी हुई है, कितनी 10 वोल्ट की दी हुई है. अभी ए और बी, अब ए से बी जाने में एक आपकी 5 ओम की वो लगी हुई है. ठीक है, तो आपने ये कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पर कहीं आपको और कोई चॉइस नहीं दिख रही थी, ये काट भी नहीं रहे कि इसको नाम दे, 2 ही पॉइंट्स थे. तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जाम्पल नहीं, जबकि इसमें भी बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं. तो आपको पहले ये देखना पड़ता है, जब यहाँ आप व्हीटस्टोन ब्रिज ले रहे हैं तो आप यहाँ देखो नामकरण करते वक्त आपको 4 पॉइंट्स भी मिलते हैं. ठीक है, इधर पे 4 पॉइंट्स थे ही नहीं, यहाँ 2 ही थे, तो हमने ये ए और बी इसको लिख दिया 5 ओम. फिर ए से बी जाने के लिए 10-10 ओम के और थे, तो ये 10, ये 10, ये हो गया आपका 10, ये हो गया आप 10. फिर ए से बी उधर जाने के लिए देखो ऐसा ऊपर से जंप करके जा रहा है, ये बन गया. तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये तीनों पैरेलल में है इसके. तो आपको पहले आर ए बी निकालना है. सो आप इसमें क्या बोलोगे, ये 10, ये भी 10, सो 5, ये 10 ohms, they are in series, 10 ohm and 10 ohm in series. So RS will be equal to 10 plus 10 is equal to 20 ohm. ठीक है, then one more is there, RS2, that is also 20 ohm. Then 5 ohm RS and RS2 are in parallel. So 1/RP will be equal to 1/5 plus 1/20 plus 1/20. कितना हो जाएगा इसका एलसीएम बच्चे? 20. 5 4s are 20 plus 1 plus 1. This is 6/20, that is 1/RP. तो यहाँ से क्या मिला, आरपी की वैल्यू कितनी हो गई, 20/6 ohms. अब आपको निकालना था करंट. आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी. आरपी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी. सो दिस इज इक्वल टू कितना वोल्टेज था, 10 डिवाइडेड बाय 20/6. सो 10 इंटू 6/20. 10 1s are 10 2s are, दिस विल बी 3 amperes. करंट जो है वो होगा. ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है. देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जान के मैंने डाला था बीच में, ये बच्चे एकदम से देखेंगे बहुत सारे व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए आपको 4 पॉइंट्स भी पता होने चाहिए. अगर 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं, उनका नामकरण हो रहा है, तब आप व्हीटस्टोन ब्रिज को लगाएंगे. अब ये है 8 ohms के रेजिस्टर्स लगे हुए हैं. आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में निकालना है, ये 2 हैं. और कितने लगे हुए,
1 2 3 4 5 6 लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपने इसमें भी क्या करना है, यहाँ पे भी आप स्केल कहाँ गया भाई, स्केल चाहिए था, मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, कुछ जगह का अंदाज़ा नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने पूछनी थी, मैं इस चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हूँ, तो क्या मैं इसका नाम रखूँ फिज़िक्स की आवाज़, क्योंकि आप लोग मुझे तो देख नहीं पाते हैं, सिर्फ आवाज़ आपको सुनाई देती है, तो मेरा मन करता है इसका नाम होना चाहिए हमारे चैनल का फिज़िक्स की आवाज़। सो अपने कमेंट में ज़रूर लिखिए, अगर आपको ये पसंद होगा तो मैं आगे के वीडियोस जो हैं इसी नाम से करूँगी, फिज़िक्स की आवाज़ के नाम पे। सो चलें, फिज़िक्स की आवाज़ क्या बोलती है? फिज़िक्स की आवाज़ बोलती है कि 6 रजिस्टर्स कहाँ ए और सी के बीच में लोगों ने बोला है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे ए का और सी का, ठीक है। बचा कौन, एक है बी, एक है 0। अगर मान लो ये बी और ओ नहीं दिया होता तो आपने अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख देने थे, पर क्वेश्चन में चलो दिया हुआ है। ए और सी के बीच में पूछा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अब बी भी है तो इधर इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं ओ। आप क्या करेंगे, ए से बी की तरफ चलेंगे, दिस इज से टक 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 धूम, ये हो गया। ए से बी चले गए, ये आपका 8 ओम आ गया। बी से सी फिर से 8 ओम है, ये वाला, तो बच्चा टिक ज़रूर कर लेना है ना। ये सी पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया, ये भी 8 ओम्स। फिर सी से ओ की तरफ, सी से ओ की तरफ, ये भी हो गया। फिर ओ से बी भी है, ओ से ए भी है, तो ओ से बी ये वाला यहाँ से उठाया, ये हो गया 8 ओम्स। ये तो बाई चांस सारे बराबर दिए तो रेशो बराबर ही होना है। ओ से बी है, ये भी 8 ओम्स, ए भी हो गया। बचा कौन, एक ए और सी के बीच में भी है। अब ए और सी के बीच में भी है, उसको इधर से कोई लेन देन नहीं है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक और है, और ये इसको कहीं काट रहा है, इनको किसी से टच कर रहा है, नहीं, सीधा सी के पास गया, ऐसे गया, यहाँ से मैं जंप करवा के इसको इधर डाल दिया, ए और सी के साथ चला गया, ठीक है। एक तार ऐसे भी गई, ये भी हो गया। सारे देखो सब पर टिक लग गया बच्चे, डन। अब इसका जो काम है, ये तो ऊपर से तार जा रही है, इसका कोई लेन देन नहीं है, बाकी चीजें सारी कनेक्ट, बाकी सारे रेजिस्टर्स देखो, यहाँ देखो, ये वाला इसके साथ कनेक्टेड है, ये वाला इधर वाले के साथ भी कनेक्टेड है, दो के साथ कनेक्टेड है, केवल ये वाला जो है किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसका कोई रोल नहीं है अभी फिलहाल। इसको आप क्या कर सकते हैं कि जो 5 ये अंदर वाले थे, लास्ट वाले को छोड़ के बाकी 5 जो है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस अक्रॉस AC जो है is not connected to any of the other resistor, whereas other 5 are connected to one of the other, है ना। and resistance across arms are in ratio. If you see, AB upon AO is equal to BC upon OC, क्या है वो, 8/8 is equal to 8/8. Therefore 5 resistors
are the balanced Wheatstone bridge and resistance across BO is ineffective, right? So equivalent circuit क्या हो जाएगा? Therefore equivalent circuit will be, आपका ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका C है, तो आपका ऐसा गया एक रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, और C पॉइंट आ गया, बीच में था आपका B, है ना? ये 8 ohms, ये 8 ohms। फिर ये भी 2 है सीरीज़ में, ये सीरीज़ में थे, ये भी सीरीज़ में, ये था O, बीच में नहीं है कुछ भी, ये भी 8, ये भी 8, बीच में कि ये था, दिस इज ऑल्सो 8 ohms। तो क्या हो गया, ये सीरीज़ में, ये दोनों भी सीरीज़ में, और ये आपस में तीनों कैसे हो गए? दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट C, राइट? सो रेजिस्टेंस अक्रॉस ABC ये कैसा है? सीरीज़ में है। सो 8 + 8 इज इक्वल टू 16 ohms। रेजिस्टेंस अक्रॉस AOC ये भी सीरीज़ में है, दैट इज 8 + 8 इज इक्वल टू 16 ohms। देन रेजिस्टेंस अक्रॉस ABC, रेजिस्टेंस अक्रॉस AOC and 8 ohm are in parallel. Therefore, resistance across AC will be, कैसे लिखाएंगे? 1/R AC जो होगा that will be equal to 1/16 plus 1/16 plus 1/8. So this is 16, 1 plus 1 plus 2, 4/16, so 1/4. So our resistance across AC will be equal to 4 ohms. ये 1/RAC है ना, तो ये 1/4 आ रहा है, तो ये RAC जो आपका आंसर आएगा that will be this। पता लग गया बच्चे? ओके, ऐसा लग रहा था देख के डर, कुछ नहीं डरना है, डोंट वरी, जस्ट डू इट। आपको सिर्फ देख के करने आना चाहिए कि क्या है। आप देखो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया, इसमें फिर मैंने लाइन नहीं खींच के रखी हुई है और मेरे को जगह पड़ रही है कम। मैडम को अंदाज़ा नहीं रहता है कि न्यूमेरिकल को कितनी जगह लगनी है। दिस इज व्हाट वी हैव। अब क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। नेटवर्क दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में निकालने को बोला हुआ है, ठीक है? तो अगर आप देखो ये दोनों के बीच में आपको निकालना है, तो आप इधर से देखना शुरू करो। ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे हैं? सीरीज़ में है। इसके साथ कैसे हैं? पैरेलल में। तो जो 3 ओम, ये जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर अक्रॉस AF, RAF and RFE are in series and parallel to resistors across EA, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? ये सीरीज में है, सो दैट इज 3 + 3 इज इक्वल टू 6 ohm एंड पैरेलल टू 6 ohm कितना हो जाएगा? 1/6 plus 1/6, this will be the resistance across AE। 2/6 is equal to 3 ohm। तो आपका जो रेजिस्टेंस है AE के अक्रॉस दैट इज 3 ohms। यहाँ पे कितना दे रहा है? 6 ohm। तो क्या सर्किट, देयरफॉर इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा आपका, अब इसको भी देख के व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं सोचने लगना, इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? आपका डायग्राम ऐसा आ जाएगा, ये आपका इधर रेजिस्टर था, ये आपका A था, ये आपका B था,
इधर ये सी पे चला गया, सी से इधर एक और है, ये रहेगा, डी वाला भी रहेगा, ई वाला भी, ये आपका बी, ये सी, ये डी, और कहाँ पे हम ए ई तक आ गए। तो ये जो ई वाला है ये कितना हो जाएगा, ये तो आपको दिया हुआ है 3 ओम्स, ये भी 3 ओम्स, ये 6 ओम्स, ये 3 ओम्स, ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये कितना निकाल दिया हमने 3 ओम। ठीक है, अब फिर से वही कहानी चल रही है। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए ई एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस ई डी, ये दोनों कैसे हैं, इन सीरीज एंड पैरेलल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डी। तो ये दोनों सीरीज में तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 = 6 एंड पैरेलल टू आर ए डी जो रेजिस्टर है इसमें। देयरफॉर 1/RAD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6 + 1/6, सो 2/6, सो 1/3, सो RAD की वैल्यू भी 3 ओम्स। देयरफॉर इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, अब ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे यही रह जाएगा। सो आपका ये ए, ये रेजिस्टर लगा के बी, यहाँ से गया सी, सी से गया वो डी, ई तो ख़त्म हो गया, वो हमने सॉल्व कर दिया। ए डी कितना निकाल दिया, 3 ओम्स, ये हो गया 3 ओम, ये तो हमें दिया ही हुआ था 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये दिया था 6 ओम। ठीक है, अब बोलेंगे रेजिस्टेंस अक्रॉस ए डी एंड रेजिस्टेंस अक्रॉस डी सी आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में, और इसके साथ कैसे आएगा, पैरेलल, एंड पैरेलल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, सीरीज में है तो 3 + 3 = 6 and parallel to RAC, so equivalent resistance 1/RAC will be equal to 1/6 + 1/6 दिया हुआ है ये AC में, so this is equal to 2/6 = 1/3, so RAC is equal to कितना equivalent आ गया, 3 ohms। therefore equivalent सर्किट कैसा बन जाएगा, अब डी को भी ख़त्म कर देंगे, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, और एसी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो कितना निकाल दिया हमने, 3 ओम्स, 6 था पहले, नाउ इट इज 3 ओम्स, ये 3 ओम्स, ये भी 3 ओम्स है। आपको क्या बोला, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, तो अब ये दोनों सीरीज में है और इसके साथ क्या पैरेलल, सो रेजिस्टेंस, दिस resistance across AC and resistance across CB are in series and parallel to resistance across AB. So that is 3 + 3 = 6. So 1/RAB will be equal to 1/6 + 1/3, यही होगा। So this is equal to what, 6, 1 + 2 = 3/6 = 1/2, so resistance across AB is equal to 2 ohms। ठीक है, this is what we will have। अब इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अब मुझे लग रहा है मैं करा नहीं पाने वाली हूँ अभी, सो टाइम कितना हो गया, वो 1 घंटा हो चुका है। अभी मेरे पास बहुत से न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइम पे ले लेंगे, बट आप इसमें से कुछ क्वेश्चन, मैंने चलो होमवर्क में कुछ नहीं देती हूँ, अब 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के लिए काफ़ी है। कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं व्हीटस्टोन ब्रिज करवाऊँगी, उससे पहले मैं मीटर ब्रिज कराऊँगी जो कि एप्लीकेशन पार्ट है आपके व्हीटस्टोन ब्रिज का ही।
उसको उसकी एप्लीकेशन पार्ट का अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ में बचे हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के वो भी मैं लूँगी। अभी इसमें मैंने बहुत सारे लिख दिए थे, इतने सारे हैं, तो ये हम नेक्स्ट इसमें लेंगे। इसके लिए इतने ही काफ़ी हैं। आप इनको अच्छी से रिवाइज़ करिए एंड विल सी what happens in the next lecture. Till then, goodbye. If you have any doubts, please write in the comment section and don't forget to like the videos. Thank you. Have a nice day.